पिछली क्लास में हमने लोकसभा और राज्यसभा के अंतर को समझा था और उसके बाद हमने कल लोकसभा के बारे में भी समझ लिया था कि लोकसभा क्या होती है और उसके विभिन्न बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा सबको क्लियर हो चुका होगा। कल हमने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा था लेकिन चीज़ें सारी क्लियर की थी। उम्मीद है सबको समझ आई होंगी। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही हो तो दोबारा से वीडियो को अच्छे से देख लें और चीज़ें उसमें क्लियर कर लें। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हेडिंग लिखेंगे अब अगली लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि किस आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 93 इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आर्टिकल 81 में हमने देखा था, लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 81 में था, उसी तरीके से लोकसभा स्वयं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। इसका मतलब देखिए, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए जो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कह लो तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा प्रावधान नहीं होता। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के सदस्य स्वयं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है शपथ की। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नहीं होती, बल्कि कैसे होती है, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में होती है। इसका मीनिंग आप समझना, क्या कहा हमने क्या कहा, इसको समझे आप। हमने कहा अच्छा, देखो एक बार फिर से देखो, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। अनुच्छेद 93 हमने क्या कहा, लोकसभा स्वयं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। लोकसभा स्वयं में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। दूसरी बात, शपथ की बात आई तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नहीं होती, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में ही होती है। शपथ किस रूप में होती है, तो एक सामान्य सदस्य के रूप में होती है। अब कौन सी पार्टी चुनती है स्पीकर को, जो विन हुई है या जो हार गई? भैया हार गई जो, उसको कौन चुनने देगा, है ना। वो तो हारी गई है, जो जीते हैं उन्हीं का होगा जो भी होगा, है ना। नहीं तो फिर अभी कांग्रेस के अध्यक्ष होते, ऐसा कर नहीं होता, है ना। जो जीता वही सिकंदर कहते हैं, है ना। जो हार गया वो कहाँ से सिकंदर? फिर सिकंदर वही होता है जो जीत गया। शपथ की बात आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नहीं होती। ये समझना कि एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। शपथ किसकी होती है? चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आया क्या? आर्टिकल 93 लोकसभा स्वयं में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे, कहीं बाहर से चुन करके नहीं आएगा। जैसे राज्यसभा के लिए जो सभापति होते हैं वो बाहर से चुन करके आते हैं, वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा चुन करके आते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा के सदस्य स्वयं में से ही चुनेंगे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को।
अब बात शपथ की आई तो इनकी अलग से शपथ नहीं होती है। इनकी शपथ किस रूप में होती है, जैसे सभी सदस्यों की शपथ होती है, लोकसभा के जो सदस्य है सबकी शपथ होती है एक साथ, तो उनकी शपथ भी उन्हीं के साथ हो जाती है। अलग से अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब वो बनेंगे तो फिर अलग से शपथ इनकी नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखो इसके अलावा क्या होता है, लोकसभा में एक अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष भी चुना जाता है, अध्यक्ष भी चुना जाता है, चुना जाता है। देखो जब तक ये अस्थाई अध्यक्ष क्या होता है, जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक के लिए एक अस्थाई अध्यक्ष भी चुना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा में एक अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, वो तब तक के लिए होती है जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। अस्थाई लोकसभा का जो अस्थाई अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लोकसभा में अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी आंसर करो। बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं इनको। कौन चुनता है इनको, बताओ तो, अस्थाई अध्यक्ष को कौन चुनता है। हम्म हम्म लोकसभा में अस्थाई अध्यक्ष को कौन चुनेगा, प्रधानमंत्री चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा, या लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे, या फिर उपराष्ट्रपति चुनेगा। हम्म ठीक है, चलिए आपके आंसर, कुछ लोगों ने आंसर दिया। ऐसा नहीं होता, पीएम मोदी नहीं बल्कि अस्थाई अध्यक्ष को चुना जाता है। अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब चुना जाता है, अब कहेंगे तो प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन चुनने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का। उनको नियुक्त करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अब बात आती है, अगर इनको पद से हटाना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाना होता है, तो क्या होता है, देखो लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन की पूर्व सूचना पर 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से एक विधेयक पारित करके 14 दिन की पूर्व सूचना पर तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या कहा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति उनको चुनते हैं लोकसभा के सदस्य ही के द्वारा, सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। स्वयं में से सदस्य चुनते हैं, और अगर हटाना है तो लोकसभा के सदस्य ही एक विधेयक पास करके उनको पद से हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए भी प्रक्रिया है और उनको चुनने के लिए भी प्रक्रिया है। अब बात आती है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, सबने नाम सुना होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष शायद मैंने बता भी दिया था। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था जीवी मावलंकर, मतलब मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लोकसभा का पिता भी कहते हैं।
तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये हो गया। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष ओम बिरला, ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर थे। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अगर पद त्याग करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं, को देते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। लेकिन अगर लोकसभा सदस्यों की बात करेंगे, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? सदस्य अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वे अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष को। और लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। चलो, लोकसभा अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? अनुच्छेद 93 लोकसभा स्वयं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। शपथ लोकसभा के सदस्यों की, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ एक सामान्य सदस्य के रूप में होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नहीं होती। लोकसभा में एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना पर तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, इन्हें लोकसभा का पिता कहते हैं। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है तो उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को और लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। अब कार्य क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाने का काम है। शांति व्यवस्था बनाना है ना। लोकसभा में आप देखते ही हो कि आपस में लड़ाई होती रहती है उनकी, तो अध्यक्ष का काम होता है कि आप शांत रहो, आप बैठ जाओ, कहते रहते हैं। ठीक है, लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाना। दूसरा, लोकसभा में विधेयकों को पास करवाना, विधेयकों को पास करवाना, विधेयकों को पास करवाने का काम होता है, पास करवाना। ठीक है, तीसरी बात देखो, यदि किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाते हैं, बराबर मत हो जाए तो निर्णायक मत दे सकते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कर सकता है? अगर किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाते हैं तो ऐसे में वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा सदन में जो कार्रवाई होती है उसे स्थगित भी कर सकता है। सदन की जो कार्रवाई होती है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करना, यदि कोई अध्यक्ष
सदन के कार्रवाई को स्थगित करना। जब कभी ऐसी जरूरत होती है कि सदन की कार्रवाई को रोकना है तो रोकने का काम भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब कोई ज्यादा हल्ला करने लग जाते हैं तो फिर ऐसे में सदन की कार्रवाई को भी स्थगित कर देते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग बीना बिष्ट जी, गुड इवनिंग। देर कर दी आज, है ना। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना, कभी अगर जरूरत पड़े तो सदन की कार्रवाई को भी स्थगित कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने पहले भी बात की थी कुछ। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना। कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोकसभा में सदन की कार्रवाई को भी लोकसभा के अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं। अब देखो एक चीज समझना, एक आर्टिकल यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन सबने नाम सुना होगा, एक धन विधेयक नाम सुना होगा। अब बात आती है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन इसे कहते हैं। ये क्या होता है देखो, इसको समझना। यदि कभी किसी विधेयक पर, यदि कभी किसी कोई ऐसा विधेयक है जिस पर दोनों सदनों में आपस में, जिस पर दोनों सदन में आपस में टकराव हो जा रहा है, वो विधेयक पास नहीं हो रहा है। एक सदन में पास हो गया लेकिन दूसरे सदन में विधेयक पास नहीं हो रहा है, ऐसे में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? बिल्कुल आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात होती है। ठीक है, हाँ, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना फिर, है ना। अब बात आती है संयुक्त अधिवेशन की, तो इसको थोड़ा सा समझो कि संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में आपसी सहमति नहीं बन रही है, लेकिन उस विधेयक को पास करना, देश हित में उसको पास करना जरूरी होता है ना। तो क्या है संयुक्त अधिवेशन? देखो आर्टिकल 108 108 है, इसको ध्यान रखेंगे। यदि किसी विधेयक पर, देखो हमने क्या कहा, यदि किसी विधेयक पर, किसी विधेयक को देश हित में पास करना आवश्यक है, देश हित में पास करना आवश्यक है, पास करना आवश्यक है, परंतु वह विधेयक वह दोनों सदनों में पास नहीं हो रहा है, दोनों सदनों में पास नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है देखो, आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप लोग बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करें। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? करिए आंसर। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? जल्दी आंसर करें। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सबका, संयुक्त अधिवेशन को। यदि किसी विधेयक को देश हित में पास करना आवश्यक है परंतु वह दोनों सदनों में पास नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, बुला सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों को एक साथ बुला करके उनको बिठाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है कि अब संयुक्त अधिवेशन तो बुला दिया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है कि संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? जल्दी आंसर करें। संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करेगा? संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर करें।
बिल्कुल, आंसर करें जल्दी सभी लोग। हम्म। हम्म। जल्दी सभी लोग आंसर करें। पंकज जी आंसर करें, संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? हम्म। संयुक्त अधिवेशन को। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, पहले कुछ अलग आंसर आ रहे थे लेकिन अब दूसरे आंसर आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखो संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। संबोधित करता है। संबोधित करता है। कौन संबोधित करेगा उन दोनों सदनों को? राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात आती है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए, जल्दी आंसर करो, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, कौन करेगा अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की? कौन करेगा? बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति और संबोधित भी राष्ट्रपति करेगा। बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट में आ रहे हैं कि धन विधेयक होता है। अब आ रहा है इंपोर्टेंट अगला, संयुक्त अधिवेशन के बाद नेक्स्ट आता है धन विधेयक। बताइए, धन विधेयक को किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा है? धन विधेयक आर्टिकल बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में दी गई है। ठीक है, तो 109 और 110 दोनों इससे संबंधित है। लेकिन अगर धन विधेयक अनुच्छेद 110, इसमें क्या कहेंगे कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा दी गई है। परिभाषा। अब देखो, इसमें समझना कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, एक ऐसा विधेयक है जिस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? जिस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, मतलब उसे फिर राष्ट्रपति के पास करने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय उसमें अंतिम होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और धन विधेयक के लिए अंतिम निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट ये समझ आ गए होंगे। अब देखो, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो पहले राष्ट्रपति की परमिशन, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होती है, जिसको लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। अन्य विधेयकों में क्या होता है? अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें अंतिम में अपना साइन करता है। ठीक है, हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, धन विधेयक और आर्टिकल 108 1010 दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इस बात को समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसके लिए पहले लोकसभा पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, समझ रहे हो। और विधेयकों के लिए ऐसा नहीं होता। अन्य विधेयकों के लिए क्या होता है, पहले उनको विधेयक लाए जाते हैं, अंत में राष्ट्रपति के पास जाते हैं वो विधेयक, ठीक है। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जिसके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। धन विधेयक और आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और धन विधेयक को की जो प्रक्रिया होती है, उसे पारित करने की प्रक्रिया, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 109 में। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट को समझना कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे सदन में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, ठीक है। अन्य विधेयकों में ऐसा नहीं होता। अन्य विधेयकों में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। अब यहां से समझिए, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, पारित करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, कि प्रक्रिया अगर पूछा जाए कभी, तो प्रक्रिया आर्टिकल 109 में दी गई है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109, ठीक है। धन विधेयक देखो होता क्या है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, देखो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सर्वप्रथम केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बात समझ में आई क्या, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। ये कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, पहले समझ रहे हो। केवल ये एकमात्र ऐसा विधेयक है जो केवल पहले लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाता है, राज्यसभा में 14 दिनों के लिए भेजा जाता है, 14 दिनों के लिए जाता है। इस दौरान राज्यसभा को उसे पास करना होता है, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा उसे पास ही मान लिया जाएगा। मतलब अगर राज्यसभा ने 14 दिनों में पास नहीं किया तो उसे पास ही मान लिया जाएगा, ठीक है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उस 14 दिनों में धन विधेयक के संबंध में अपनी सिफारिश भी दे सकती है, अपनी कोई सिफारिश हो तो सिफारिश दे सकती है, उसके पास इतना ही अधिकार है
कि वह अपनी कोई सिफारिश हो तो वह दे सकती है लोकसभा को कि भाई इसमें हम ये बदलाव चाहते हैं, इस तरीके का कोई बदलाव आप लोग इसको चाहो तो कर लो। ठीक है, तो अपनी सिफारिश कुछ भी चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन 14 दिनों से अधिक अपने पास नहीं रख सकती है। उसे 14 दिनों में उस विधेयक को पास करना होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए अच्छे से। हमने यहाँ से शुरू किया था धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 हमने कहा था, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। दूसरी बात हमने कही कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरी बात हमने कही कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे सदन में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में दी गई है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सर्वप्रथम केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए जाता है। इस दौरान राज्यसभा को उसे पास करना होता है, अन्यथा उसे पास ही मान लिया जाता है। और राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक के संबंध में अपनी सिफारिश भी दे सकती है। बात क्लियर होगी क्या? सबको समझ आया धन विधेयक? चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। जल्दी से इसे लिखिए और इसमें लास्ट पॉइंट पर हम चलेंगे कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं रहता, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक सदन के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त कर दे। ठीक है, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लेना इसमें लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में। ये पॉइंट आपने आप सबने लिख लिया होगा। और इधर पर मैं एक लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर भी फोकस करना। यहां पर भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, इसको भी ध्यान देंगे। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक, 60 डे तक, 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, मतलब बिना अनुमति के मैक्सिमम 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये याद रखना, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 60 दिनों तक अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। एक और पॉइंट आता है कि लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। देखो, लोकसभा में गणपूर्ति कहते हैं या फिर कोरम कहते हैं। याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोरम कितना होता है? तो कोरम 1/10 सदस्य होता है, 1/10 सदस्य होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर जानकारी नहीं होगी तो ये गलत होता है। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो कोरम 1/10 सदस्य होता है। मतलब यह है कि लोकसभा की कार्रवाई करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए, तब जाकर के उसे कोरम, उसी 1/10 सदस्यों को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा लोकसभा अध्यक्ष भी आज यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए जल्दी लिख लो।